झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंड में बाहरी भाषा और बाहरी नीति नहीं चलेगी। इसी मांग को लेकर पिछले कई महीनों से कई आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो चर्चे में है, चाहे हम रोजगार की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, 1932 खतियान की बात कर ले, स्थानीय नीति और नियोजन नीति की भी बात कर ले। हमारे साथ इन पूरे चर्चे पे है कर्मा उरांव जी। इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, चाहे हम 1932 खतियान की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, ऐसा कई ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। झारखंड को अलग राज्य बने हुए 22 साल होने वाले, लेकिन अभी तक यहाँ पे नीति जो निर्धारण है वो भी अच्छे से नहीं हुई है। क्यों ऐसा आखिर क्यों? 22 सालों में जो सरकारें बनी, उन्होंने यहाँ के जो मूल समस्याएं थी, मूल आकांक्षाएं थी, उसको एड्रेस नहीं कर सका। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य बनने के साथ ही बन जाना चाहिए था, तब इसमें विवाद की प्रश्न नहीं उठता। लेकिन पहली सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार होते होते अभी जो वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने भी एड्रेस करने की कोताही बरत ली, इसलिए इतना ज़्यादा बातें हो रही है राज्य में, उलगुनान हो रहा है, चाहे भाषा के नाम पे हो, चाहे दूसरे मसले के नाम पर उकलाहट हो रही है। यह कंप्लीट सरकार के निर्णित अपरिपक्व निर्णय के चलते इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैंने जो देखा है, अध्ययन किया है, इन्होंने नियोजन नीति के रूप में बनाया और अनावश्यक स्वरूप रूप में बाहरी मूल की भाषा को डाल दिया उन्होंने ये इसको एग्जामिनेशन में। वो इतना ज़्यादा इंजीनियर कर गया, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई राज्य में, जो अनावश्यक हुआ। दूसरी चीज़ है, स्थानीय नीति का मतलब उसका अंग है नियमावली जो बनाया, इसी के साथ साथ कि जो लड़के सामान्य जाति के होंगे, राज्य के बाहर के स्कूलों में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो यहाँ राज्य के स्थानीय नीति के जो लाभ होगा उसको नहीं मिलेगा और रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा। तो इस तरह का अपरिपक्व निर्णय से इसको कोर्ट ने पकड़ लिया है ना, और कोर्ट पकड़ लिया तो नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई। तो राज्य को घाटा हो रहा है। लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं राज्य सरकार में, 3rd और 4th ग्रेड के साथ से शिक्षक के, और नियुक्ति नहीं होगा तो यहाँ के शिक्षित रोजगार कहाँ जाएंगे? शिक्षित पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? दर दर भटक रहे हैं। इसको तो सरकार को चिंता लेनी चाहिए। कोई भी काम दुरुस्त और बढ़िया से करना चाहिए, जो सरकार फेल कर रही है। दूसरी चीज, स्थानीय नियोजन नीति का मतलब सरकार को समझना चाहिए। सभी राज्यों में है, उत्तराखंड में बना, जो राज्य बना, छत्तीसगढ़ में बना, बिहार में है, अन्य राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में है। वहाँ के राज्य के जो मूल निवासी हैं उनके हित में बनता है। चाहे वो उसको उद्योग में प्रसार दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, उद्योग बनाने की संरचना बनाने में पूंजी दीजिए, स्किल डेवलपमेंट कराइए, अन्य तरह का सहायता कीजिए, गारंटी कीजिए। ये सारा चीज तो आप नीति बना ही सकते हैं अपने लोगों के लिए। सर 22 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है झारखंड में। क्यों, और इससे कितनी परेशानी होगी आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले कंप्लीट अराजकता है। हेमंत सोरेन जी ने, रघुवर दास जी ने बनाया था, उसकी सरकार ने बनाई थी स्थानीय नीति। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन बनाई थी उन्होंने। मैं इसमें उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें अमेंडमेंट कुछ विसंगतियां थी जो यहाँ के हित को बाधित करता था। उसके अमेंडमेंट करने के बजाय आपने तो रद्द कर दिया और रोक दिया, और आप बना ही नहीं रहे। तो ऐसे हालात में राज्य में तो कंप्लीट अराजकता हो गया है ना, कंप्लीट अराजकता, न इधर न उधर। इसको क्या कहा जाए? हेमंत सरकार की राजनीतिक अपरिपक्वता का एक बड़ी उदाहरण यही है कि कोई भी निर्णय उनका कोर्ट के मसले में चला जा रहा है, दायरे में चला रहा है, दूसरे दायरे में चला जा रहा है। इससे हम लोग बड़ी परेशान हैं राज्य की। चुनावी वादे में हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे। वो सत्ता में आ गए हैं। अब उनका कहना है कि अगर 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू होगी तो अदालत उसे खारिज कर देगी। और दूसरे ही दिन उनका दूसरा बयान आता है कि जन भावनाओं को कदर करते हुए वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे। देखिए, 1932 से सर्वे शुरू हुआ है, उसके बाद 1966 तक हुआ है। इसलिए ये 1932 को हम डेडलाइन नहीं कर सकते हैं। 1932 से जितने भी सर्वे हुए हैं, जमीनी रिकॉर्ड, वो हमारा ये एक सर्टिफिकेट का आधार होना चाहिए। ये हमारा मांग है। 1932 या जब अंतिम सर्वे हुआ है उसको परिदृश्य में ही हमको मांग करना चाहिए।
अच्छा लगता है कि 1932 का खतियान, 1932 खतियान ये करके कहते हैं, लेकिन उसको एनालाइज कीजिएगा तो 1932 के बाद जितने भी अन्य सर्वे रिकॉर्ड हुए हैं वो भी उसका आधार बनेंगे। इसलिए 1932 अकेले नहीं है। झारखंड जल जंगल जमीन से विख्यात है, लेकिन अभी भी जमीनों को लेकर लड़ाई हो रही है। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने 1908 में, जब उनका आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर में वो सीएनटी एक्ट लागू किए थे, लेकिन अभी भी कई आदिवासी मूलवासी अपनी जमीनों को बचाने के लिए घेराव कर रहे हैं। विधानसभा सत्र जब चल रहा था तब घेराव कर रहे थे। क्यों ऐसा? देखिए, आपने सही कहा कि यहाँ जमीन बहुत बड़ा मसला है, जंगल बहुत बड़ा मसला है, जल भी बहुत बड़ा मसला है। जमीन तो लूटते जा रही है। लाखों आदिवासियों की एक एकड़ जमीन दूसरे के यहाँ चली गई, डिस्पाइट द फैक्ट सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट। यह कैसे हो रहा है? सरकार, इसका मतलब ना सरकार है ना कानून है। सरकार भी नहीं है और कानून भी नहीं है। आप जहां तक कहेंगे कि गैर वाजिब तरीके से खरीदी हुई जमीन, आपको मैं बताऊं 10,000 जमीन कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 3,000 केसेस रांची के कोर्ट में डिसाइड हो चुका है कि अमुक व्यक्ति को आपको जमीन को देना है, लौटा देना है। लेकिन आदिवासियों की जमीन अभी तक लौटी नहीं है। एसडीओ कोर्ट में पैसा जमा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कानून न फेल कर गया है? काहे नहीं लौटा रहे हो भाई गैरवाजिब तरीके से? तो इस तरह का है। आज तो झारखंड बनने के बाद जो प्रेशर है, झारखंड के इर्द गिर्द जितने भी ये एरिया हैं, जो फ्रिंज एरिया हैं, उसमें तो आदिवासी गैर आदिवासी बात का सवाल नहीं है। जिनको पैसा है वो कब्जा कर रहे हैं। अच्छा सर, सीएनटी जो एक्ट था वो इसीलिए लागू हुआ था कि जो आदिवासियों का जो जमीन है वो गैर आदिवासियों के हाथ में ना जाए, यही उद्देश्य था ना? यस, बाहरियों के हाथ में नहीं जाए। आप यहाँ तो आदिवासी क्या मूलवासी दोनों परेशान है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी दोनों परेशान इस प्रकोप से। बाहरी लोग आ रहे हैं। अब पटना के जजिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ जमीन बाहर यूपी के लोग खरीद रहे हैं। काहे खरीद रहे हैं भाई? यहाँ आदिवासी और मूलवासी का जो आर्थिक और सामाजिक कंडीशन है, कमोत्तर एक ही है। वो लोग एक ही समस्या को फेस कर रहे हैं। उनकी भी जमीन लूटी जा रही है, उनकी भी बच नहीं रही है। तो यहाँ जो बाहरी प्रकोप है, आवर्जन हो रहा है, चाहे किसी रूप में आवर्जन हो रहा है, उससे यहाँ का डेमोग्राफी जो है आदिवासियों का, मूलवासियों का असंतुलन हो रहा है। वो हमारा सबसे बड़ा समस्या होने जा रही है। सर, भाषा विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी या खतियानधारी है, उन लोगों का कहना है कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चल। तो बाहरी भाषा, जब यहीं की भाषा नहीं चल रही तो बाहर के भाषा के क्या सवाल उठता है? यहाँ की हमने यहाँ का तैयार किया है, जिसमें 200 करोड़ एलोकेट करने के लिए कहा है कि यहाँ की जो मूल भाषा है, सदरी भाषा है, सदानी भाषा है, आदिवासियों की भाषा है, जो सैकड़ों में है, सैकड़ों में जितनी कम्युनिटियां हैं आदिवासी मूलवासी की, उतनी ही भाषाएं हैं। उसकी आप खोजबीन करो, रेखांकन करो, उसका समृद्धि के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रकल्प तैयार करो। सरकार को तो ये काम करना चाहिए। यही तो झारखंड है, यही तो झारखंड है। जितना 32 तरह के ट्राइब है, तो 32 तरह का, इवन बिरहोर की अपनी भाषाएं हैं, आपको बिरजिया की अपनी भाषाएं हैं। तो सारे को तो आपको जीवित करना है ना, देखना है ना। और यहाँ का जो अदर दैन आदिवासी भाषाएं, दूसरी भाषाएं भी सैकड़ों में है, तो उसको रेखांकन कीजिएगा तब ना। तो ये तो आपको करना है। उसकी संस्कृति, उससे भाषा है, उसका जीवन जापन का तौर तरीके हैं, जीवन पद्धति है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इस दिशा में तो सरकार कुछ न कुछ कदम नहीं उठा पाती है। यही दुख है। 2021 को नियुक्ति वर्ष भी कहा गया था, नियुक्ति तो मिली नहीं। जितने भी छात्र हैं वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं कि उन लोगों की जो नियुक्ति है वो फंसी हुई है, चाहे हम जेपीएससी की बात कर ले या फिर जेएसएससी की बात कर ले। आपने सही कहा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण आपको जेएसएससी के माध्यम से सबसे ज्यादा नियुक्ति होने हैं। 2.5 लाख के करीब 2,44,000 सरकार ने घोषणा की थी। उसमें शिक्षक की नियुक्ति है, और आपको 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, और कई संवर्गीय नियुक्तियां हैं। जब तक आप नीति नहीं दोगे तो कोई भी एजेंसी कैसे नियुक्ति करेगा?
आपका सरकार का नियम कानून क्वेश्चन है तो आगे कैसे बढ़ेगा। और यहाँ लोग परेशान हैं और अनुबंध पर हम नियुक्ति करते जा रहे हैं। तो होता क्या है मैडम, बाहर के लोग अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, तमाम लोग अपने चाहते को अनुबंध पर नियुक्ति कर देते हैं। 10-20 साल होता है, उसके बाद कहेंगे कि नहीं, लोग का नेचुरल जस्टिस है, उनको आप अधिक कर देते हैं। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न उठ गया है। और उतने ही नहीं, जो अनुबंध पर नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण व्यवस्था तो नहीं होती है, तो आरक्षित वर्ग लोग इसमें ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी ST SC और OBC वगैरह सा, तो ये भी है। और यहाँ का स्थानीय को तो कुछ मिलता ही नहीं है, सब तो खा जाते हैं बाहर के लोग। मुख्यमंत्री ने यू टर्न भी ले लिया था। उन्होंने कहा था कि हम नियुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी छात्र यहाँ के हैं वो लोग स्वरोजगार करे, मुर्गी बकरी ये सब पाले। मैं मुख्यमंत्री के पद की मर्यादा को कायम रखते बोलना चाहूंगा। मुख्यमंत्री को इतना बढ़िया बैटिंग करने के लिए मौका मिला था राजनीति में, खासकर जिस तरह का समर्थन राज्य की जनता का मिला था, आज तक उसको बैटिंग कर लेना चाहिए था। बैटिंग करने में काफी पीछे पड़ गए और इसका राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिल रहा है। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि अभी बैट मेरे हाथ में, कब चौका मारना, कब छक्का मारना, कब नो बॉल है वो हम तय करेंगे। तय करेंगे तो कब करेंगे, जब सत्ता से विमुक्त हो जाएंगे। इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, कब चले जाएंगे कुर्सी तो पता ही नहीं लग रहा है। हम लोग भी शंका कर रहे हैं कब वो फंस जाएंगे, कब रिजाइन कर देंगे, ये तो स्थिति आ रही है। और केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां लगी हुई हैं। खनन लीज का भी मामला है। यस, और ऐसे में तो आप देखिए रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह की कहानी आई है, कई सिचुएशन आया है, कई राजनेता इसमें फंसे हैं। और सोच समझ की, अरे मुख्यमंत्री होता है, पद में कुर्सी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अरे प्रॉपर्टी क्या करोगे भाई, इसमें काहे फंसते हो, है कि नहीं। ये मेरा कहना है, इसका कोई मोल नहीं है। जिसको कोई मोल नहीं है उसे पे लोग फंसते हैं और ये जो क्वेश्चन उठते जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं। कुछ ना कुछ जब धुआं उठ रहा है तो आग तो जरूर जला होगा कहीं ना कहीं। सर 22 साल हो गए हैं झारखंड राज्य बने हुए, अगर नीति निर्धारण नहीं होती है कितना मुश्किल होगा इस राज्य को चलना आगे। राज्य कंप्लीट अराजकता में फंसी हुई है, दलदल में फंसी हुई, इसमें कोई दो नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, माननीय हेमंत सरकार की कमी, इच्छा शक्ति के कमी के कारण या राजनीतिक सोच की अपरिपक्वता के कारण कंप्लीट अराजकता में राज्य की सरकार फंसी हुई है। और सब कोई बहती पानी में हाथ धोने में लगे हुए हैं, 4-6 बनाने में लगे हुए हैं। तो स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर आप लोग आगे आंदोलन करेंगे क्या? अभी हम लोग की सोच बनी कि जून महीना में, चूंकि अभी पंचायत राज चुनाव हो रहा है, जून महीना में हम लोग बड़ी बैठक करेंगे, सभी सामाजिक संगठनों को और सभी सक्षम नागरिकों का एक बड़ी बैठक करेंगे और रणनीति का खुलासा करेंगे और तय करेंगे, क्योंकि राजहित में ये लड़ाई लड़ना बहुत ही आवश्यक है। सर आपने पंचायत चुनाव को कहा, पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है, कई ऐसा गाँव है जो प्रभावित होगा। देखिए, पंचायती राज एक क्या कहते हैं, सफेद हाथी है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उसने 73 अमेंडमेंट कराया था और राज्य को अल्टीमेट पावर में ग्राम सभा को देने का उनका सोच था। मैं उनका एडमायर करूंगा, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं एडमायर करूंगा। और सत्ता, उसने ही कहा था कि केंद्र से जब पैसे चलते हैं 101 रुपया तो 19 पैसा पहुंचता है ना। ये सोच 73 अमेंडमेंट पंचायती राज कानून में और शेड्यूल एरिया के लिए पेशा कानून बना है ना, अब दोनों डिफंक्ट हो गए आज के दिन, क्योंकि राज्य सरकार इसको कन्फर्म नहीं करती है। केंद्र के कानून के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को असेंबली को कानून बनाना पड़ता है, लेकिन इसने उसके कन्फर्मिटी में कोई कानून नहीं बनाया, सारे प्रावधान को लागू नहीं किया। कारण यहाँ पर जो देखिए टाना भगत लोग, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो लोग पढ़ा लिखा है तो लोग सोच बनाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा के परिक्षेत्र में क्या क्या प्रावधान है केंद्रीय कानून में। आपको माइंस एंड मिनरल का रख रखाव वही करेगा, उसका बिजनेस वही करेगा। आपको दूसरे, आपको जितने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके जुडिक्शंस में, मौजा में, उसका भी सारे चीज का रख रखाव और देख रखाव
उस क्षेत्र में अगर कोई बैंक खोलेगा, उसको सूदखोरी करेगा, तमाम चीज का कंट्रोल वही करेगा और परियोजना भी अपने परिक्षेत्र में खुद बनाएगा। ये सारे पावर का आज तक इनकॉर्पोरेशन पंचायती राज कानून झारखंड में नहीं हुआ। पहला बना वही है, घिसा पीटा है। इसको बहुत संशोधन की आवश्यकता थी इन कन्फर्मिटी विद द केंद्रीय कानून, पेशा कानून कहिए चाहे केंद्र का कानून कहिए, नहीं बना। ये दुर्भाग्य है स्टेट के लिए। कोई कोशिश नहीं किया, कोई सरकार ने कोशिश किया। बाबूलाल मारे ने जो बनवाए ये, तो उसमें आपको 10-25% इनकॉर्पोरेशन हुआ है, बाकी तो खिसा पिटा है। सर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का भी मामला 3 दशकों से चल रहा है। तमाम जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर ये फिर से, क्योंकि एक्सटेंशन मिल जाएगा, अगर ये फिर से 11 मई को इसकी अवधि समाप्त होने जा रही है, अगर एक्सटेंशन मिल जाएगा तो लगभग 245 गांव विस्थापित हो जाएंगे। मैं भी विस्थापित हो रहा हूँ, मेरा गांव भी हो रहा है। मेरा गांव महुआ टोली, चंपा टोली, बिशनपुर मेरा भी हो रहा है। मुझे दिक्कत है इस बात को समझने के लिए कि भाई हमारा इस राज्य में जितनी भी इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको उठाने की क्या जरूरत है। बड़ा बड़ा जंगल है, बड़ी बड़ी झाड़ है, राज्य में बड़ी बड़ी पठार है ना। दूसरे जगह बनाइए जहां पॉपुलेशन है, उसमें भी आदिवासी पॉपुलेशन है, जिसका जीवन जापन करने का तौर तरीका, इकोलॉजिकल सेटिंग डिफरेंट है। वहां असुर, कोरा, बिरजिया और ये जनजाति हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए उसी एरिया में सैनिक फायरिंग क्षेत्र बनाना, हमको लगता है केंद्र सरकार का जो नीति है उचित नहीं है। तो सर, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ये कहेंगे कि यहाँ पे जमीन नहीं है, तो ये तो ऐसे भी परियोजना बंद हो सकती है। क्या लिखेंगे राज्य सरकार? ये फील्ड फायरिंग जो आपको बता रहे हैं, चैनपुर आ रहा है, घाघरा आ रहा है, बिशनपुर आ रहा है, महुआटांड आ रहा है, गारू आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, और उसी क्षेत्र में आदिवासी पॉपुलेशन है और आदिम जाति पॉपुलेशन, जनजाति भी है। ये सबसे बड़ा मसला है। चूंकि वहां से अपरूट हो जाएंगे तो इनकी जिंदगी बसर नहीं हो सकती है, इनकी जीवन पद्धति समाप्त हो सकती है। ये सच्चाई है। आप जानते हैं, एक मैंने आप कंपनसेशन भी बहुत कम है रुपया में। हाँ, देश हित में जरूरी है कि हो, लेकिन दूसरा इलाका चुना जाए जहाँ बीहड़ इलाकाएं हैं, वहां पर ही काम हो सकते हैं। जहां पॉपुलेशन है उसमें भी आदिम जनजाति और आदिवासी है, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार के साथ साथ गांव का भी विस्तार किया गया था। 7 गांव से बढ़ाकर 245 गांव किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था उस समय? ये तो हमको जानकारी नहीं है, आप बता रही हैं, धन्यवाद। लेकिन इस इशू को, मसले को उस क्षेत्र के लोग छोड़ेंगे नहीं और हम भी उसका भाग हैं। हम लोग फील्ड फायरिंग क्षेत्र बनने नहीं जाएंगे, चाहे जो हो दिखाई। अच्छा सर, जहाँ पे सेना लोग अभ्यास करते हैं उस इलाके को हम लोग बहुत सेफ मानते हैं, लेकिन उसको सेंसिटिव जोन क्यों कहा गया है? आपको आप सुबह अनाउंस होगा कि आप बकरी, छेगरी, गाय, बैल लेके इस घर से हट जाओ, फायरिंग होगा। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? और मिनिमम कॉम्पनसेशन मिलता है, मैंने आप सोच नहीं सकते हैं जो दर रेट है, तो आदमी उसमें परेशान है, उसका सेटलमेंट है ना। तो सरकार, बड़ा दुखद एक बात कहना चाहूंगा, जो ट्राइबल एरिया है देश में, उसी एरिया को चुना जाता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि आदिवासी सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर दिया गया था, सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ने पारित कर दिया था, लेकिन अभी तक जो आप लोगों का सरना आदिवासी धर्म कोड का जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है पेच कहाँ फंसी होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया, लेकिन विधानसभा से पारित प्रस्ताव को राज्यपाल को नहीं भेजा। मतलब राज्यपाल से पहले जाना चाहिए। तो बिना राज्यपाल की अनुमति के आप विधानसभा नहीं बुला सकते हैं। और राज्यपाल महोदय ने केंद्र सरकार के सामने रख दिया, राष्ट्रपति के सामने रख दिया कि हमको इस मसले पर कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। बताइए कितना बड़ा पेच है ना। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि देश के 17 करोड़ आदिवासी का एक जीवन पद्धति है, सोच है, धार्मिक आभा है, धार्मिक दुनिया है ना। वो अपना धार्मिक आजादी चाहता है। आज क्या है, वेस्टर्न कल्चर उसको प्रभावित कर रहा है, और दूसरे यहाँ जो देशीय जो समुदाय हैं
धार्मिक समुदाय वो भी प्रभावित कर रहा है, तो उसका जीवन यापन तो समाप्त हो जाएगा ना, धार्मिक सोच समाप्त हो जाएगा। लगता है कि इसमें आरएसएस इस बात को प्रभावित कर रहा है कि हमारा धर्म कोड ना मिले, लेकिन धर्म तो अपना है, मेरा है, अंगीकृत किया हुआ है, पुरखा दर पुरखा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। किसी के चाहने नहीं चाहने से, धर्म कोड मिलने नहीं मिलने से मेरा धार्मिक आजादी में, और धर्म कोड तो देना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, क्या उद्देश्य को वो पूरा कर पाया है? अभी तक 22 साल हो गए हैं। नहीं, एकदम नहीं। झारखंड बना, ये पहला उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन इसके अवधारणाएं जो थी यहाँ के मूल वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए जिस तरह का प्रकल्प बनना चाहिए विकास का, वो नहीं हो रहा है। कारण झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन दूसरे मेगा सिटी में, बॉम्बे में, बंगलोर में, आपको दिल्ली में हुआ है। रोजगार यहाँ क्रिएशन होने की क्षमताएं हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन फॉल्टी नीति के चरण यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, और पलायन करके बहुत बड़ा विसंगति है। आप एचईसी जाइए, बोकारो जाइए, दूसरे राज्य में जाइए, जहां विस्थापित हुआ वहां का हालात गुलगुलिया जैसा है, इतनी खराब है। उसके प्रोटेक्शन नहीं, वो देश के हित में नहीं है, देश हित में उनका विकास नहीं होना चाहिए। वो देश के अंग नहीं है, समाज के अंग नहीं है, लेकिन उसके विषय में कौन सोचता है? आपने कंपनसेशन पैसा में दे दिया, 1 एकड़ का जमीन 125 रुपए में दे दिया, क्या उसका जीवन बसर हुई है? उसको रिहेबिलिट करने की जो प्रक्रिया शाश्वत होना चाहिए, समेकित रूप से होना चाहिए था, किसी सरकार ने आज तक सोचा नहीं। ये दुखद स्थिति झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए। शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, इसी नारे के साथ पिछले कुछ महीनों से कई आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलतो। चाहे झारखंड में हम बात कर ले 1932 खतियान की, रोजगार की, या फिर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज या अन्य मुद्दा, कई ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। अभी हमारे साथ कर्मा उरांव जी मौजूद थे। इनका कहना है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ था, उस उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ एक उद्देश्य पूरा कर पाया है कि झारखंड एक अलग राज्य बना है। जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है, गरमाया हुआ है, अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है, और जो समस्या झारखंड में हो रही है उसे कब तक दूर करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।